हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2022 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए भौतिकी यानी फिजिक्स के सवाल, जिसमें जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। यानी हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे जो वर्ष 2022 में, उसको हम लोग आज पूरा डिस्कस कर लेंगे। टोटल 8 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें 8 सवालों में आपको केवल 4 का आंसर देना होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, यानी 4 × 2 यानी 8 मार्क्स यहाँ से आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल पूछा गया था, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक साथ देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात पर निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। अब चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर ऐसे निर्भर करता है कि R जो होता है वो समानुपाती होता है L के। इसका मतलब अगर आप R को L बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर आप लंबाई घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको बना के भी लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की लंबाई पर। आप इस लाइन को अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। ये मतलब यानी अर्थात लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और लंबाई घटाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। तो आप अपने एग्जाम में इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है, जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए, ये वर्ष 2024 में इसी से केवल क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो उसको हमने अभी डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है जो R होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। इसका मतलब अगर आपने तार की मोटाई को बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर आपने तार की मोटाई को घटाया तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थ की अलग अलग चालकता होती है। जैसे सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, लेकिन अगर हम चांदी की बात करें, चांदी है ना, ये तो सबसे अच्छा चालक है। तांबा ये भी चालक है ना, तांबा भी चालक है। कॉपर ही तांबा को कहते हैं, कॉपर। एल्युमिनियम ये भी चालक है। तो ये सभी चालक है ना, ये सभी क्या है? चालक है। तो ये पदार्थ की प्रकृति है इनका कि ये धातु है, और धातु बहुत अच्छा क्या होते हैं? चालक होते हैं। क्या होते हैं? ये चालक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पदार्थ की, अब मान लीजिए कि लकड़ी की बात करें हम, लकड़ी, तो लकड़ी जो होगा वो चालक नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो धारा है वो बहेगा नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो ये पदार्थ के प्रकृति यानी पदार्थ किस टाइप का आप ले रहे हैं, किस प्रकार का पदार्थ आपने लिया है, ये इन बातों पे भी निर्भर करता है। अगला जो निर्भर करता है ये है तापमान पर। यानी चालक जो होगा, चालक, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तापमान अगर बढ़ाएंगे, चालक के अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। चालक में क्या होता है? तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। अचालक में भी यही होता है। अचालक में भी क्या करते हैं? तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालक में ये होता है कि अगर आपने तापमान बढ़ाया, तापमान क्या कर दिया? बढ़ाया, तो प्रतिरोध घट जाता है। उसमें क्या होता है? घट जाता है। तो इसको समझ जाइए ध्यान से। अगर चालक होगा, ताप बढ़ा दिया आपने तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर अचालक हुआ तो सेम काम यही होगा, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर अर्धचालक हुआ, ताप बढ़ाएंगे तो उसमें उल्टा होगा,
अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई दो उदाहरण बताइए। देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार प्रयोग हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने उसका प्रयोग कर दिया, अब उसको आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी मात्रा भी सीमित होती है, जो सीमित मात्रा में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। और एक और बात है, इनको बनने में भी कई वर्षों के बाद बनते हैं, ये बहुत समय लेते हैं। जैसे कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे भूकंप वगैरह से या बाढ़ वगैरह से दब गए, और दबने के बाद किसका निर्माण कर लेते हैं? कोयला का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही तेल बनता है, खनिज बनता है। तो ये सब जितने भी चीजें हमने अपने यहाँ पे लिखा है, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। उत्तल लेंस, तो इसका चित्र बना दीजिएगा पहला, और इसका चित्र। ठीक है, दोनों का चित्र बन गया, पहला अंतर हो गया। अब आप ध्यान से दोनों लेंसों को देखेंगे तो आपको यहीं पर अंतर समझ में आएगा। इस उत्तल लेंस में बीच वाला भाग मोटा है, तो बीच में मोटा और किनारों पे क्या है? पतला। अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में देखेंगे तो बीच में मोटा है, बीच में पतला है और किनारों पे मोटा है। तो बीच में पतला और किनारों में मोटा। ठीक है, फोकस दूरी की बात करेंगे तो जैसे इसमें ये ऐसे किरण जाएगी, है ना, तो ये यहाँ पे आके मुड़ जाएगी, है कि नहीं? यहीं पे आके मुड़ेगी। अब एक बात बताइए, किरण की दिशा में क्या होता है? पॉजिटिव। किरण की दिशा में क्या होता है? पॉजिटिव। किरण भी ऐसे जा रही है, नाप भी ऐसे रहे, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब बताइए, दिशा में बनी है तो प्लस, एफ जो होगा पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे बनेगी, है ना, यहाँ जाके बनेगी। तो दिशा तो ऐसे है ना, ये ऐसे दिशा है, और ये हम फोकस उल्टा नाप रहे हैं तो नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? नेगेटिव। तो फोकस दूरी पॉजिटिव और फोकस दूरी नेगेटिव। अगर फोकस दूरी तो P बराबर क्या होता है? 1/f। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव, और इसका क्या होता है? नेगेटिव। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, और इसमें केवल आभासी बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसमें केवल सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा और बराबर भी बनेगा, लेकिन इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जो ये उत्तल लेंस होता है, ये किरणों को देखिए एक जगह ला देता है ना, एक जगह लाता है, ये केंद्रित करने का काम करता है। ये जो होता है अवतल लेंस, ये किरणों को केंद्रित नहीं करता, ये इसको फैलाने का काम करता है। ठीक है ना, तो जो केंद्रित करता है उसको अभिसारी कहते हैं, और जो फैलाता है उसको अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसके किरण आरेख खींचे। देखिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी ये 2024 में पूछा गया था। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है जो किसी वस्तु के लेंस यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेपने पर वस्तु सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। अब समझ लेते हैं जरा इसको, वहां भी बताया था, एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया हमारा प्रधान अक्ष, यहाँ पे है प्रकाशीय केंद्र, ये है F2 और ये है 2F2, ये है F1 और ये है 2F1। मान लीजिए हमने वस्तु रखा है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सबसे पहले एक किरण जाएगी समानांतर, फोकस से जाएगी, एक किरण प्रकाशीय केंद्र जो सीधे चली जाएगी, है ना, क्योंकि वो विचलित नहीं होती है। अब जरा इसको आप पीछे करके मिलाएंगे, इसको भी पीछे करके मिलाएंगे, तो ये यहाँ जाके मिलेगी। देखिए ध्यान से, थोड़ा एक बार और बनाते हैं उसको। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष, ये हमारा O हो गया, ये F1 और ये 2F1। ठीक है, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। ये हमारा क्या है? वस्तु है। इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, और ये प्रकाशीय केंद्र वाली है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको जब पीछे करके मिलाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा और ये वाला
यहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ करके दोनों मिल जाएगा। देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया ना। तो सूक्ष्मदर्शी में हमें क्या करना है, वस्तु से बड़ा ही तो देखना है, और वस्तु से बड़ा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु से बड़ा देखने के लिए हमें उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, तब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा, जिससे हम छोटी वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देख सकते हैं। ये फिगर भी देख सकते हैं आप, जिसमें ये वस्तु रखा गया है, इसका एक किरण समानांतर जो फोकस से होकर गुजरी है, प्रकाशीय केंद्र वाली सीधे होकर निकल जाएगी, इसको पीछे आप बढ़ाओगे तो यहाँ जाके मिलेगा, और ये आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत है जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जो उसे घुमाता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के नियम पे कार्य करता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। लगातार घूर्णन के लिए धारा की दिशा भी बदलती रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ जानना ये जरूरी है, ये जानने से पहले ये तो हम लोग समझेंगे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत। सबसे पहले विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यहाँ इस फिगर से आप समझिएगा। जब भी हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारा जो, जब भी हम किसी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये हमारा हो गया अंगूठा, ये है तर्जनी और ये है मध्यमा। तो अंगूठा जो है, अंगूठा इस तरफ फैलाना है कि तीनों कैसे हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। कैसे हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण होगा, वो तो हमें पता ही है। मध्यमा जो होगा, मध्यमा जो होगा विद्युत धारा की दिशा, यानी ये जो है उंगली, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तर्जनी जो होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, है ना। और अंगूठा जो होगा गति को बताएगा। अंगूठा जो होगा बल की या गति की दिशा बताएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए हम जो फैला रहे हैं तो ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये हमारा मध्यमा हो गया। तो एफ बी आई, एफ मतलब फोर्स, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये आई मतलब करंट, आई मतलब करंट। तो एफ बी आई, फोर्स यानी बल, बल की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, बल का दिशा, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या बताएगा, धारा की दिशा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये अंगूठा है, अंगूठा क्या बताया है, बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा, है ना। इस तरह हम उंगली को फैला देंगे। अब जब हम मोटर को ऐसे रखते हैं, ये हमारा मोटर हो गया, ठीक है ना। मोटर को अब जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम इस मोटर में धारा को प्रवाहित करेंगे, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो करंट ऐसे बहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इसमें होगा नॉर्थ से साउथ, ऐसे होगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है। जब इसमें करंट ऐसे जाएगा तो जब इस पे आप रखोगे तो ये देखो, ये करंट की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे हमारा मध्यमा रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी आई। ट्रिक क्या था, रुक जाइए, ट्रिक हमारा था एफ बी आई। एफ मतलब यहाँ पे अंगूठा को रखेंगे, अंगूठा जो हमारा बल की दिशा होगा, तो बल तो अभी नहीं पता हमको। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ रखेंगे, यानी मध्यमा जो हमारा होगा, मध्यमा को आप रखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मध्यमा को रखिए, और आई जो हमारा होगा, आई ये होगा विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा में आप रखिए, विद्युत धारा की दिशा में आप रखेंगे किसको, विद्युत धारा की दिशा में आप रखेंगे तर्जनी को, ठीक है ना, मध्यमा को। मध्यमा रहेगा विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में मध्यमा, मध्यमा होगा विद्युत धारा की दिशा, और विद्युत धारा की दिशा, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी को रख देंगे, तो हमारा बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, FBI है ना, FBI। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, यही ना है, F मतलब बल, ये बल ही तो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, बल, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया बल की दिशा, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हमारा हो गया विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम किस उंगली को रखेंगे, तर्जनी को। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें देखिए कहाँ है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह है। तो चुंबकीय क्षेत्र में तर्जनी हो गया, ठीक है ना, तर्जनी को रख दीजिए, और यहाँ पे बल की दिशा को रख दीजिए। ये इधर आपका हो गया करंट, ये हो गया करंट, ठीक है, करंट और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब आप ऐसे रखेंगे तो आपका जो बल होगा वो बल लगेगा नीचे की ओर। कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ पे देखिए, इसमें करंट ऐसे और ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे उस तरफ बाएं हाथ की उंगली को, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आप रखेंगे किसको, मध्यमा को, और तर्जनी को ऐसे रखेंगे तो बल हमारा लगेगा ऊपर की ओर। तो जी ये नीचे घुमाना चाहेगा, ये इसको नीचे घुमाएगा, ये इसको ऊपर घुमाएगा। इस तरह से ये क्या करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। ये जो आर्मेचर है क्या होगा, घूमने लगेगा। और जब घूमेगा तो आराम से हमारा जो विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा से किसे बदल देंगे, यहाँ से विद्युत ऊर्जा था और विद्युत ऊर्जा को हमने किसे बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत है, जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जो उसे घुमाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। इतना आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए मीटर और वोल्ट मीटर में के उपयोग बताएं। ए मीटर और वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। ए मीटर और वोल्ट मीटर के उपयोग। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, उपयोग भी हम समझ जाते हैं। इतना को उपयोग आसान पूछ दिया। देखिए, ए मीटर जो होता है उसकी सहायता से हम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं। ए मीटर क्या नापता है, विद्युत धारा। ए मीटर नापेगा जो, ए मीटर नापता है विद्युत धारा को, और वोल्ट मीटर नापता है विभवांतर को। तो ये पहला अंतर याद रखेंगे। तो हम इससे विद्युत धारा को मापवाएंगे, इसका उपयोग क्या करेंगे, विभवांतर को मापवाएंगे, है ना। काम इसका ये हो गया। अब जब ए मीटर जो होता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम जोड़ते हैं। जैसे ये ए मीटर हो गया, जिसका भी आपको नापना है उसके अंदर कितना धारा बह रहा है, तो उसके साथ इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर को आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीच का आपको विभवांतर मापना है, तो आप इसके समानांतर में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे भी से। इसके समानांतर को कैसे जोड़ेंगे, इसमें भी से, यानी समानांतर में इसको जोड़ते हैं आप, ठीक है ना। इसको समानांतर में जोड़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर प्रतिरोध कम होगा तभी तो एमीटर से करंट जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें प्रतिरोध होगा तो इसमें करंट पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा। मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है ना, तो हमको 2 एम्पियर इसमें नापना है, तो इसमें पूरा इसका प्रतिरोध कम होगा ना, रोकने वाला कम होना चाहिए, तभी तो ये आसानी से करंट को नापेगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अब अधिक होने का वजह है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम इस बल्ब में हम नापना चाहते हैं कितना वोल्ट है, भी से नापना चाहेंगे। तो हम अगर मान लीजिए करंट यहाँ से बहाएंगे, अगर मान लीजिए करंट यहाँ से आया तो हम चाहेंगे करंट यहीं से बहे,
यहाँ से ना बहे, तो यहाँ से ना बहे इसके लिए हम प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। प्रतिरोध हाई हो जाएगा तो यहाँ पे धारा को आने ही नहीं देगा, इधर इधर से करंट नहीं बहेगा, सारा का सारा करंट इधर से बहेगा। क्योंकि अगर करंट इधर से बह गया तो हमारा विभवांतर कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से 10 वोल्ट है, इसमें जाने के बाद कम हो जाएगा, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो हम इसके विद्युत धारा को क्या कर देंगे, विद्युत प्रतिरोध को ज़्यादा कर देंगे। क्लियर है? इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे देख लीजिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक अच्छा एमीटर वही है जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो, लगभग शून्य हो, और इसका प्रतिरोध लगभग अनंत हो, एकदम इन्फिनिटी हो, है ना। इसको हम लोग दिखाते हैं ए से, ऐसे दिखाएंगे, और इसको दिखाएंगे बी से। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा था एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। और उपयोग में आप लिख सकते हैं, इसकी सहायता से धारा को मापते हैं, इसकी सहायता से दो सिरों के बीच विभवांतर को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, आंखों की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देख लेते हैं उसको भी। देखिए, आप जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पे जो हमने लिखा है, आंख की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई, वह क्षमता है जिससे आंख का लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर या पास की वस्तु को रेटिना पर स्पष्ट रूप से देखता है। यानी वह क्षमता है जो आंख का लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर और पास की वस्तु को रेटिना पर देखता है। अब यह काम जो है ये करता है सिलियरी मांसपेशियां। वो जब सिकुड़ेगा और फैलने से लेंस की वक्रता बदल जाती है और लगभग सामान्य स्वस्थ आंख की क्षमता लगभग 4 डायोप्टर होती है। तो आपको बस ये याद रखना है, इतना दूर ध्यान से देखेंगे आप लोग। परिभाषा में आपको बस इतना याद रखना है। देखिए, आप परिभाषा में इतना याद रखेंगे, है ना, कि आंख की समंजन क्षमता, इतना ही आप परिभाषा में याद रखेंगे। आंख की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिससे आंख का लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर और पास वस्तु को रेटिना पर स्पष्ट रूप से देख पाता है, और यह काम करती है सिलियरी मांसपेशियां, है ना। अब जरा इसका अगला क्वेश्चन था, भूतापीय उष्मा ऊर्जा क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के अंदर जो होता है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर होता है लावा या मैग्मा। तो वही चीज हमने लिख दिया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों में जमा पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी जो नवीकरणीय और विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? बिजली बनाने में, इमारतों को गर्म या ठंडा करने में। ठीक है ना। औद्योगिक प्रक्रिया में सीधे संपर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था, हमने आपको आज का पूरा सेशन आपको समझा दिया। टोटल 8 क्वेश्चन जो हमारा था उसको हमने आज डिस्कस किया, जिसमें पहला क्वेश्चन था इस चालक वाला, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, सरल सूक्ष्मदर्शी, विद्युत मोटर, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, आंख की समंजन क्षमता, भूतापीय ऊर्जा। तो टोटल 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया आपको। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।